न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या? कई लोग न्यूमरोलॉजी को वैदिक बताते हैं, कई लोग न्यूमरोलॉजी को चाइनीज़ बताते हैं। तो देखिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये अंक ज्योतिष है। न्यूमरोलॉजी में अलग अलग टाइप्स में है। हर इंसान, हर प्रैक्टिशनर अलग अलग न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है। तो सर, जैसे कहा जाता है कि एक डेट पे तो हज़ारों आदमी पैदा होते हैं। यस। अगर एक डेट पे 1000 लोग पैदा हुए हैं हाँ। इंडिया के अंदर, यस। तो क्या उन 1000 लोगों की करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उनका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस एक जैसा होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो बच्चे पैदा हुए हैं, कहाँ पैदा हुए हैं। मानने वाले को सर, देखो, नहीं मानने वाले को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सर, Yes. बहुत लोग आते हैं मेरे पास, एकदम प्योर लॉजिकल होते हैं, हर चीज में उनको लॉजिक चाहिए। हम कहा सर, साइंस में क्या लॉजिक बता दूं मैं कहता हूँ सर, आप अभी खड़े क्यों हैं यहाँ? आपको तो ऊपर चले जाना चाहिए था, मतलब उड़ जाना चाहिए था। पर साइंस एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी आप अभी टिके हुए हैं। मैं न्यूमरोलॉजी इसलिए भी सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ आप प्रोफेशनल करो या ना करो, कम से कम सीख करके अपने लिए use अपनी करो। लाइफ, अपने परिवार की लाइफ, अपने फैमिली की लाइफ तो बैलेंस कर लो। बिल्कुल। कैसे हैं आप सभी? आज हम आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट को लेके आए हैं, जो कि एक बहुत हैवी एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं न्यूमरोलॉजी की फील्ड में। लगभग 15,000 कंसल्टेशंस कर चुके हैं और 5,000 बच्चों से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो आप सभी को आज मैं मिलाना चाहूँगा आदर्श पांडे जी से। कैसे हैं आदर्श सर आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं अजय जी? ऑल गुड सर। सबसे पहले इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, अपनी ऑडियंस को बताने के लिए थैंक यू सो मच। सर, आपकी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस, सब हमको देख के जितनी नॉलेज गेन कर पाए, हमारा टारगेट वही है। राइट। हम इसी पर्पज, इसी विजन पे ही काम कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू लोगों को कितना हम गाइड कर पाए, बिल्कुल। उन्हें नंबर्स के बारे में बता पाऊँ। हम्म। राइट। तो सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो आपसे यही रहेगा कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में है क्या? कई लोग न्यूमरोलॉजी को वैदिक बताते हैं, कई लोग न्यूमरोलॉजी को चाइनीज़ बताते हैं। तो इंडियन पद्धति है भी नहीं न्यूमरोलॉजी? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं इसमें ऐसे बताता हूँ। देखिए, अगर आप न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये अंक ज्योतिष है। अच्छा। ये भी ज्योतिष का ही पार्ट है, अकल्ट का ही पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, कमल विज्ञान है ना। अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग इंडस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह एक अंक शास्त्र भी है। अब आपने किया न्यूमरोलॉजी, तो इससे पहले मैं बता दूँ टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में अलग अलग टाइप्स भी हैं। हर इंसान, हर प्रैक्टिशनर अलग अलग न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोसू ग्रिड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो लोसू ग्रिड है, ये चाइनीज़ है, ये चाइना से आया है। ओके। क्लियर। अगर मैं बात करूँ, ये 4,000-5,000 साल पहले से, ऐसा नहीं आज से है। इसी तरह हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी है, दोनों में ग्रिड अलग अलग होती है। अगर आप लोसू ग्रिड देखेंगे, उसमें भी 9 बॉक्स हैं और उसमें नंबर की जो प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। राइट। वैदिक ग्रिड भी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसमें भी 9 बॉक्स है, बट उसमें नंबर की प्लेसमेंट अलग 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 है। अलग है। प्रोसेस सेम है, नंबर्स वहाँ भी हैं, नंबर्स यहाँ भी हैं, पर हम नंबर से डिकोड करते हैं। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है। चैल्डियन न्यूमरोलॉजी का जो मेन पर्पज है वो है नेम के लिए। नेम न्यूमरोलॉजी, अगर मैं आपको बात करूँ न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी दो ही चीज़ों पे है, एक नेम, दूसरा साउंड। साउंड। ओके। इन्हीं पे न्यूमरोलॉजी बनी है। तो नंबर्स कहाँ गए सर? मैं बोलता रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी नंबर और साउंड, ओके। ये इन तीनों का ही महत्व है हमारे जीवन में। ओके। पूरी न्यूमरोलॉजी का सारांश यही है। देखो, जब इस दुनिया में लोगों का जन्म होता था तो नंबर आते थे, डेट ऑफ बर्थ, डेट और मंथ और ईयर। इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता था, जब आप इस दुनिया में, आपका जय जी जन्म हुआ होगा, तो आपके पापा मम्मी ने आपको एक नाम किया। फिर बिल्कुल। आपकी आइडेंटिटी क्या है? नाम। आपका नाम। आपके डेट ऑफ बर्थ को लोग जाने या ना जाने, आपके नाम को जानते हैं। बिल्कुल। तो नाम में क्या है? साउंड। ओके। जय, तो जय में कुछ साउंड है, पर जब जय लिखते हैं तो उसमें अल्फाबेट भी हैं, इन अल्फाबेट में नंबर्स भी हैं, तो नंबर और साउंड दोनों क्या आ गया? कनेक्ट हो गया। अच्छा। क्लियर हो रहे तो हैं? जो अल्फाबेट्स हैं वो भी नंबर रिप्रेजेंटेशन यस, हर नंबर, ओके। हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं, A to Z अल्फाबेट होते हैं। जब हम चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जो कि हमारी कीरो न्यूमरोलॉजी, वहाँ 1 से लेकर 8 नंबर को डिवाइड किया गया है, हर नंबर को अल्फाबेट के साथ। ओके। एक होती है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी जो पाइथागोरस फैमिली से है, वहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर को हमने अल्फाबेट वही है A to Z, उसमें डिफ्रेंशिएट किया है। हर न्यूमरोलॉजिस्ट अलग अलग प्रैक्टिस कर रहा है। ओके। इसके अलावा कबाला न्यूमरोलॉजी है, अबजाद न्यूमरोलॉजी है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट सबका पर्पज एक ही है कि लाइफ में नंबर्स के द्वारा, अच्छे साउंड के द्वारा लोगों की लाइफ को एक अच्छी एनर्जी, वाइब्रेशन देके उनकी लाइफ को क्या किया जाए? बैलेंस किया किया जाए। प्रैक्टिस आप किसी में भी कर सकते हैं।
तो सर लोशू ग्रिड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। लोशू यस। ग्रिड एग्जैक्टली नंबर्स को फिल कैसे करा जाता है लोशू ग्रिड के अंदर? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए जब लोसू ग्रिड की बात करती है तो जो लोसू ग्रिड फिल करने से पहले हम किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 13/4/2000। हम्म तो यहाँ से हम दो नंबर डिकोड कर लेते हैं। एक होता है बर्थ नंबर जिसको लोग मूलांक बोलते हैं, एक होता है डेस्टिनी नंबर जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं। ओके। अब मैंने बोला 13/4/2000, तो 13 क्या है? 13 एक बर्थ डेट है। यहाँ से निकालते हैं मूलांक, यानी कि जैसे किसी कि पर्सन का मूलांक। जैसे 13 है, 13 दो नंबर है तो इसको हम 1+3 करेंगे अच्छा तो आएगा 4। ठीक ये है। उस इंसान का क्या हो गया? मूलांक हो गया, यानी उसको हम कि सिंगल डिजिट बर्थ में ले नंबर जाते हैं। सिंगल डिजिट। ओके। ऑलवेज मूलांक एंड भाग्यांक ऑलवेज इन अ सिंगल डिजिट, ओके। डबल डिजिट में रखते नहीं, जिसको हम कंपाउंड नंबर बोलते हैं। ओके। तो 1+3 किया तो क्या गया? 4। ये जो पर्सन है 13 अप्रैल वाला, इसका जो बर्थ नंबर है, जो मूलांक है वो 4 हो गया। ठीक है। हमें इसका निकालना है डेस्टिनी नंबर, इसका भाग्यांक। तो हम क्या करेंगे? 13 से हो गया 1+3 4, मंथ भी क्या है? 4, तो 4+4 8। 8, ईयर ओके। में क्या है? सिर्फ 2000, तो उसका 2 हो गया। हम्म तो 8+2 10। 10, तो 10 भी अभी कम 2 डिजिट में है, तो 1+0 1। 1। यानी इस पर्सन का, जो भी पर्सन 13/4/2000 को जन्म हुआ है, उसका मूलांक क्या होगा? 4, 4 and 1। और उसका भाग्यांक होगा 1। यानी कि आप समझ ओके। चुके हैं। सबसे पहले हम ये डिकोड करते हैं। इसको डिकोड करने के बाद हम एक लोसू ग्रिड बनाते हैं। उस लोसू ग्रिड में टोटल 9 बॉक्स होते हैं। 9 बॉक्स में हर नंबर होते हैं, और हमारे यूनिवर्स में 9 नंबर हैं, जिसमें 7 रियल नंबर है, यानी कि रियल प्लैनेट्स है। जैसे 1 सूर्य की बात करता है, 2 चंद्रमा की बात करता है मून, 3 जुपिटर यानी गुरु की बात करता है, 4 राहु की बात करता है, राहु एक शैडो प्लेनेट है, 5 हमारा मरकरी यानी बुध है, 6 हमारा वीनस यानी शुक्र है, 7 केतु है जो कि शैडो प्लेनेट है, 8 सैटर्न है यानी शनि, 9 है मंगल मानी मार्स। ओके। इन 9 नंबर को हम इन बॉक्स में फिल करते सब हैं। नंबर्स की एक एक घर है, प्लैनेट सबका अपना फिक्स अपना घर है, ओके। और वो फिक्स है। इसलिए हम लोसू ग्रिड को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रिड। ओके। जो नंबर जिस बॉक्स में है वो फिक्स, वो चेंज नहीं होते। अगर वैसे बात करूं तो हॉरिजेंटल, अगर मैं बात करूं, आपकी ऑडियंस समझ पाएगी। मान लो एक बॉक्स है, अगर मैं हॉरिजेंटल बात करूं तो 492 357 ओके। 816, ये हॉरिजेंटल ग्रिड होती है। फिर होता है डायगोनल, उसी ग्रिड को हम दूसरे एंगल से देखते हैं, 438। क्लियर हो रहा है? ठीक है। फिर आता है हमारा क्या? 958, फिर आता है हमारा 276। 6 ये होता है वर्टिकल ग्रिड। फिर होता है 456 258, तो टोटल 8 ग्रिड होते हैं। 8 9 प्लैनेट 9 हमारे ग्रिड के अंदर हमारे 8 नंबर होते हैं, वो बन गए हाँ। ग्रिड्स। हाँ 8 ग्रिड्स होते हैं। 3 हॉरिजेंटल मैंने बताया, 492 357 816 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल तीन होते हैं, vertical हो गए। 438 951 276। ओके। 2 डायगोनल होते हैं, ओके। 456 258। 58। इन सारी चीजों को हम इससे डिकोड करते हैं। ओके। अब जब पर्सन का लोसू ग्रिड बनाना होता है, हमें मान लो किसी भी इंसान की कुंडली बनानी है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या दिखाया था? मूलांक भाग्यांक। तो आपको पहले ब्लैंक बॉक्स बना लेना, 9 ब्लैंक बॉक्स। उसमें सबसे पहले आप मूलांक भर लीजिए, जो नंबर जहां पे है, ओके। फिर भाग्यांक भर लीजिए। उसको फिल करने के बाद फिर अपनी डेट को, मंथ को और ईयर को उस ग्रिड में डाल फिल कर दिया। लीजिए। इसको कंप्लीट करने के बाद उस इंसान की लोसू ग्रिड बन जाती है। बन जाती है। तो सर जैसे कहा जाता है कि एक डेट पे तो हजारों आदमी पैदा होते हैं, यस। और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है कि एक डेट पे पैदा इतने लोग हो गए। हाँ तो अब मान लीजिए कि अगर एक डेट पे, जैसे हमने बात करी 13 जनवरी 2000, राइट। 13 जनवरी 2000 को अगर 1000 लोग पैदा हुए हैं हाँ। इंडिया के अंदर, यस। तो क्या उन 1000 लोगों की करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ आज आपके पॉडकास्ट में, उनका बिहेवियर, थॉट प्रोसेस एक जैसा होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कहाँ पैदा हुए हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। आप समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए आप एक अच्छे जो पंडित परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुए, मतलब एक पढ़े लिखे परिवार में हुए, तो आपकी नर्चरिंग कैसी होगी? डेट ऑफ बर्थ सेम है। हाँ। एक मिडिल, मतलब एक ऐसा परिवार में जो बहुत बेचारे पैसा नहीं है, उनकी नर्चरिंग कैसी होगी? आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डिपेंड करता है इन्वायरमेंट भी, आपकी नर्चरिंग कहाँ हो रही है। दूसरा आपका प्रारब्ध, आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो, ओके। उसको तो आप बदल ही नहीं सकते। उसको नहीं इस बदल। जन्म में तो आपको कैरी करना ही है। फिर तीसरा आता है इस जन्म के कर्म, इस जन्म में आप क्या कर्म कर रहे हो, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। फिर चौथे पे आता है आपका नाम। हो सकता है इन सब बच्चों का नाम अलग अलग होगा,
उनकी भी हाँ, एनर्जी बिल्कुल लाइन हो होगी, सकता है। उनके दोस्त अलग अलग होंगे, तो वहां पे कंपनी आ गई कि वो बच्चे किनके साथ उठते बैठते हैं। इनको तो डेट ऑफ बर्थ सबकी सेम है, पर ये जो को फैक्टर लाइन हो रहे हैं इसको तो बदल नहीं सकते हो ना। अब मान लो जय जी हैं, जय के तरह और बच्चे डेट ऑफ बर्थ 6 नंबर वाले हैं मान लो, तो क्या सारे बच्चे एक जैसे ही होंगे? नो। अब ये डिपेंड करता है, हाँ उनकी थॉट प्रोसेस एक जैसी हो सकती है, लाइक उनको ब्रांडेड चीज़ें पसंद होगी, उनको लग्जरी लाइफ पसंद होगी, थॉट प्रोसेस सेम होता है, बट इंसान का जो पूरा ओवरऑल जो जर्नी होगी, लाइफ जर्नी होगी ना, वो इंसान के नंबर के साथ साथ इन सारे फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी, पर सर ऐसे यानी कि तो डेस्टिनी। फैक्टर्स तो काफी सारे हैं। यस, तो फैक्टर्स में न्यूमरोलॉजी के अलावा मैं जितना समझ पाया, न्यूमरोलॉजी एक हमारा ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है। वो बट आपके हमारे लाइफ का जो, सिर्फ ब्लूप्रिंट है। ओके, यानी कि मान लीजिए आपको कहीं से मान लो हरिद्वार से दिल्ली आना है, तो एक ही रूट है क्या? अलग अलग रूट भी हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है जय जी ने कौन सा रूट पकड़ा। ओके, हो सकता है हाईवे वाला पकड़ा, हो सकता है अंदर अंदर पकड़ा, और जो रूट आप पकड़ोगे वही डिसाइड करेगा कि आप यहाँ कितने जल्दी पहुंचोगे। तो ये जो रूट डिसाइड करता है, ये नंबर डिसाइड करते हैं आपके लाइफ का डिसीजन कब लेना है, आपको किन के साथ काम करना है, आपकी एनर्जी किसके साथ अलाइन होनी है, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, ये न्यूमरोलॉजी है। सही एनर्जी को आपके लाइफ में अलाइन करके आपको लाइफ को बैलेंस करना ही न्यूमरोलॉजी है। ओके। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा मैं हूँ? दिस समझा इज अ वेरी सर, इंपॉर्टेंट। मैं समझा, यहाँ तक मैं आपकी बात को समझा कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमें ब्लूप्रिंट दे रहा है। हाँ, बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जो लोग यस, कहते हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों में नहीं मानते, अब उन सब चीज़ों को आपने एक सपोर्टिंग पॉइंट दिया है यस, कि बाकी जितनी चीज़ें हैं, हाँ, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ राइट, एनवायरनमेंट, यस, दैट विल इफेक्ट। अब जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो तो सबके साथ एक डेस्टिनी की तरह है, हाँ, वो अल्टीमेटली वही चीज़ होगा। बिल्कुल है, बट अल्टीमेटली वहां तक पहुंचने के लिए जो हमारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, यस। वो कैसे आपको साथ देते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और कैसे आपको दूर ले जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, वो हमको कैसे एक रेमेडियल तरीके से, नहीं तो हमें उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उसको इस्टेब्लिश कर सकते देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। बच्चा जन्म होता है ना, उससे कुछ नहीं पता होता क्या सही है क्या हैं। गलत है। मैं यहाँ तो इसको आपको दूसरे एंगल से बताता हूँ। वहाँ पे होता है नर्चरिंग, हम्म। पेरेंट की नर्चरिंग, जहाँ पे आसपास वो उठता है बैठता है उसकी नर्चरिंग, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करेगा जो सीख रहा है बचपन से। पहला। दूसरा, जब वो बड़ा होता है, देखो हम भी, मेरे भी पेरेंट्स ने नर्चरिंग करी होगी ना, तब हम बड़े हो रहे थे, तो हमें भी पता है ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात, हमें रियलाइज होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे आती फिर कंपनी, फिर हम और बड़े होते हैं, फिर पेरेंट डिसाइड करते थे कि आपको जीवन में क्या करना है, भाई आपको डॉक्टरी करनी है, आपको इंजीनियरिंग करनी है। अब हमें नहीं पता कि वो मेरे लिए इंडस्ट्री अच्छी है कि नहीं। और आज आपके पॉडकास्ट में बता रहा हूँ, आज भी 80% ऐसे लोग हैं वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद ही नहीं है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई वो कर ली है और उसी वो कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहाँ पे भी आपका इंडियन डिसीजन, मेंटालिटी की वजह से है हाँ, कि पैशन से ज्यादा जो यस, घर वालों का प्रेशर हो यस, उसको फॉलो करना लेकिन है। लेकिन अब आता है इन्वायरमेंट, आपने कर तो लिया, बट आपको कुछ अच्छे दोस्त मिल गए, स्टार्टअप वाले, आइडियाज वाले, और आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, तो आपको क्या करके निकल के ले जाएंगे, चल छोड़ना यार और मेरे साथ चलते हैं। तो आपका डेस्टिनी वहां से बदली कि नहीं बदली? और वही दोस्त मिल जाएंगे, हर सैटरडे संडे चला जाए, पार्टी करते हैं। अब कैसे हो जाओगे? कहते हैं ना, 5 लोगों के साथ जब उठते बैठते आप वैसे बन जाते वैसे हैं, बन जाते तो हैं, वो भी बिल्कुल। चीज़ जरूरी है। तो यानी कि ये इंसान की पेरेंटिंग कैसे हुई, उसकी नर्चरिंग कैसे हुई, आप आगे कैसे ग्रो कर रहे हो, वो माइंडसेट आपका सबकॉन्शियस माइंड 10-12 साल में रेडी हो जाता है। ओके। आपको ये पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। बोला जाता है ना इंट्यूशंस पावर, आपको रियलाइज हो जाता है कि मेरे लिए क्या सही है। अगर आप उसको अवॉइड करके भी, आपको एक बात बताइए, जो चोरी करता है उसको पता नहीं चोर, मैं चोर हुई, चोरी गलत गलत काम है, फिर भी वो चोरी कर रहा है। सब पता सबको होता है, ऐसा नहीं किसी को नहीं पता। अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, अच्छा साफ साफ गुटखे में लिखा रहता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल लिखा रहता है ना, बिल्कुल लिखा रहता है। फिर भी क्यों खा रहे हैं आप? अगर आप सिगरेट पी रहे, साफ साफ लिखा है ना उसमें, इसका मतलब आपको पता है, फिर भी आप गलती कर रहे हो। तो गलती किसकी? आपकी। तो वहां पे क्या गया? आपकी मेंटेलिटी, आपको किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहूँ? तो वहां पे आते हैं न्यूमरोलॉजी, एक राइट डायरेक्शन देने का काम। न्यूमरोलॉजी आपकी किस्मत नहीं बदलती है, न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन देके, अच्छे नंबर्स की एनर्जी को अलाइन करके आपके लाइफ को सपोर्ट करती है, एनर्जी बूस्टर का काम करती है। ऐसे समझिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपका ब्लूप्रिंट हो चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते, पर अच्छी एनर्जी को ला करके, आपको एक अच्छी एनर्जी दे करके, मुलाम, भाग्यांक, जो आपके कार, हाउस, नेम जो भी है, ये आपके लाइफ में एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। एड ऑन कर्म तो आप ही को करना है जय जी। अगर आपको वहां हरिद्वार से यहाँ नहीं आना होता तो आप नहीं पहुंचते। बिल्कुल। आपने ड्राइविंग की होगी,
कुछ भी किया होगा बट आपने मेहनत की ना, घर से निकले होंगे तभी यहाँ पहुंचे हैं। तो कर्म आपको करना पड़ेगा। बट एनर्जी क्या करता है, अब जैसे मान लो आप घर से निकलते हैं यहाँ तक आने में, हो सकता है आपको 10 घंटे लग जाए, बिल्कुल। हो सकता है आपको 5 घंटे लगे, हो सकता है आप 3 घंटे में आ जाए। तो ये जो जर्नी है ना, इसको सही बनाना नंबर्स के द्वारा न्यूमरोलॉजी है, एक लाइन में। डन सर। जो ये आज 10 घंटे की जर्नी आप जी रहे हो, हम चाहते हैं कि जर्नी आपके 2 घंटे में हो जाए। क्यों 10 घंटे लेना? वो आपका जो बचा 8 घंटा है उसको आप कहीं और लगाइए जीवन में। सर न्यूमरोलॉजी से हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बट न्यूमरोलॉजी को कौन, एक नॉर्मल आदमी, हाँ, एक लेमैन जिसे कहते हैं, एक लेमैन कैसे रिलेट कर सकता है कि ये न्यूमरोलॉजी की वजह से उसके साथ हो रहा है? बिल्कुल सही। देखो, इसको सबसे अच्छा तरीका मैं जो मानता हूँ वो है बिलीफ। ओके। किसको मानते हैं? अब बिलीफ। एक बात बताइए, इतने सेलिब्रिटीज अपने नाम को चेंज कर रहे हैं, आप देख रहे हो सारे, यहाँ तक अपने मूवी का नाम हो गया, मूवी रिलीजिंग डेट हो गया, क्योंकि उन्होंने उस पर क्या किया है, लेमैन कोई भी वो बिलीव करके ही तो किया है। तो सबसे पहले उसने नंबर्स पे क्या किया है, बिलीव कर लिया है। मैं नंबर्स की बात ही नहीं करता हूँ, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, रमल विज्ञान हो, कोई भी साइंस हो, आप बिलीव करते हैं ना सर, तभी वो रिजल्ट आना शुरू होता है। ओके। समझ में आ रहा है? अब आता है नंबर्स के, मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ। जब आपको ये पता चल गया है कि लाइफ के नंबर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे लाइफ में ये डिसीजन लेना है, तो वो नंबर्स भी आपके साथ उस तरीके से अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 8 नंबर स्ट्रगलिंग का नंबर है, 4 नंबर स्ट्रगलिंग का नंबर। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा नंबर है। आपका माइंड उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपने ये डाल लिया 8 नंबर खराब है, तो आपको खराब ही रिजल्ट देगा। अच्छा। और आपने ये मान लिया मेरा 8 नंबर मेरा लकी नंबर है, मुझे सपोर्ट करेगा, मेरे को हेल्प करेगा, पैसा देगा, तो आपको करेगा, क्योंकि आपने उस पर बिलीव कर लिया है। मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेंसी लेने आते हैं 8 नंबर वाले, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बिलीव है कि ये मेरा लकी नंबर। बट यस, जब हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं तो हम उन्हें एडवाइस भी देते हैं। अगर आपका 8 नंबर एंटी है तो शुड बी अवॉइड, बट नंबर को ऑब्जर्व भी करिए। हम जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, बट आप ये भी तो रियलाइज करो आपके कौन से नंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। न्यूमरोलॉजी आल्सो जस्ट लाइक ऑब्जर्वेशन, आपको उस नंबर को ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। अब एक बात बताते हैं, लोग बोलते हैं 3 6 एंटी, हम भी बोलते हैं, नो डाउट है, लेकिन हो सकता है 10% लोग इसी में सफल हो जाए। सचिन तेंदुलकर हमारे 6 3 का कॉम्बिनेशन है। अब देखिए बिल गेट्स क्या है, 6 3 का कॉम्बिनेशन है, तो क्या सफल नहीं हुए? बिल्कुल हुए, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया, मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, तभी वो पहुंचे हैं। नंबर्स आपके बारे में आपको ये गाइड करते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है। अगर आप उसको समझ गए तो कोई भी नंबर खराब नहीं है। लोग बोलते हैं 1 और 8 वाले कॉम्बिनेशन जीवन में कुछ नहीं करते। मैंने ऐसी ऐसी कुंडली देखी 1 8 वाले जीवन में बहुत सफल है। बट उनको पेशेंस रखा, मेहनत की, हार्ड वर्क किया, बट यस उन्होंने अच्छे नंबर्स को अलाइन करके अपने जीवन में ग्रोथ पाई है। तो ये आपको इस पे भी आपको एक बार रियलाइज करना पड़ता है। हम जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, हम आपको सिर्फ ये गाइड करते हैं कैसे आप अच्छे नंबर्स को अपने जीवन में अलाइन करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ओके। यस। तो सर नंबर्स को हमने अलाइन किया, हमने नंबर से सीखा, कॉम्बिनेशन सीखे, अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। देखो ये तो देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है इंटेंशन, क्या होता है आपकी एनर्जी कैसे हो, और तीसरा होता है इंट्यूशन। और ये गॉड गिफ्ट होता है। कोई नहीं बता सकता। कितने भी बड़े बड़े न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन जो करते हैं ना, वो अपने रिसर्च, अपने जो प्रैक्टिस, दूसरा है आप उनका इंटेंशन अच्छा है, और दूसरा इंट्यूशन, तीसरा इंट्यूशन जो कि यूनिवर्स देता है आपको, वो भेजता है कि ये चीज़ें हैं। हम लोग भी कभी कभी जब प्रेडिक्शंस करते हैं, हमारे प्रैक्टिस के साथ साथ कभी कभी होता क्या है, भगवान की एक होता है गॉड गिफ्ट, इंट्यूशन है वो आपका। आपने बोला और वो चीज़ हो गई। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, कहते हैं हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप लोग घर से निकले और आपने सोचा यार टायर पंचर ना हो जाए आज कहीं, आप देख लेना हो जाएगा, या तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपने वो एनर्जी यूनिवर्स को भेज दी। क्या बोला? भेज दी। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हम जो बोलते हैं ना, बचपन में बोलते थे ये मत बोलो सरस्वती बैठ जाती हैं, बिल्कुल सुना है ना, वो क्या है? वो वही शब्द है, इंट्यूशन, एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गई। ओके। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑरा एनर्जी कैसा हो, तीसरा है आपका इंट्यूशन। इस पर डिपेंड करता है प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्शन सर हम हेल्थ से रिलेटेड देते हैं, एवरीथिंग, फाइनेंस से रिलेटेड देते हैं, या फिर हम प्रेडिक्शंस इस तरीके के देते हैं कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा, राइट, आने वाला साल कैसा रहेगा। देखो ये डिपेंड भी करता है। एक्चुअली न्यूमरोलॉजी में जब आप प्रेडिक्शंस करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसमें पर्सनल ईयर निकाला जाता है, कैलकुलेशन होता है, पर्सनल डे निकाला जाता है,
पर्सनल मंथ निकाला जाता है। इसके बाद हम वैदिक न्यूमरोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं वहाँ से महादशा अंतरदशा भी निकालता हूँ, जो इवेंट हैं समझ रहे हैं प्रेडिक्शन के लिए। उसके बाद उनके नंबर की एनर्जी को देखा जाता है, क्योंकि उनके पास प्लेसमेंट कैसा है। अभी जैसे पर्सनल ईयर 1 आया है, ये भी प्रेडिक्शन का पार्ट है। उनका रनिंग एज क्या चल रहा है, अभी करंट उनकी नंबर की एनर्जी क्या है, तो ये सारे प्रेडिक्शन के ही पार्ट है। बट इसको ओवरऑल एनालिसिस किया जाता है पहले। हम पहले इसकी पूरा प्रॉपर एक रोड मैप बनाते हैं कंसल्टेंसी करते समय, फिर हम पर्सन को गाइड करते हैं। एक ही चीज़ प्रेडिक्शन नहीं होता है, आपको हर एंगल से देखना पड़ता है। फिर फाइनल में हमें क्या देना होता है, कंक्लूजन देना होता है विद एडवाइस के साथ कि क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपको से पूछना चाहता है कि मैं किस फील्ड का बिजनेस करूं, हाँ मैं शेयर मार्केट में ट्रेड करूं या मैं नॉर्मल मार्केट में कपड़े का ट्रेड करूं। राइट तो दोनों बहुत एक डिफरेंट फील्ड है, हाँ बट है दोनों में ट्रेडिंग। बिल्कुल। तो आप कैसे जज करते हैं कि उस पर्सन के लिए क्या करेक्ट फील्ड ऑफ बहुत बिजनेस अच्छा है? क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक। ओके। मूलांक भाग्यांक की एनर्जी उसको कैसे लेनी, मैं ऐसे समझाता हूं। मान लो आपका 6 मूलांक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 मूलांक है और 1 आपका कंडक्टर है। 1 नंबर बात करता है लीडरशिप की, बिजनेस की, ठीक है, अथॉरिटी की। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आपका जो भाग्यांक है वो क्या है, अब मूलांक क्या है, वो क्या है, 6 है। ओके। क्या है, 6 है। तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, ब्रांडेड चीजें, लग्जरी चीजें। तो इसको हमने क्या कर दिया, आप कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दिया कि भाई आपके लिए ये ज्यादा अच्छा और इस तरीके से करना है। इसके बाद दूसरा आता है लोसू ग्रिड। आपके लोसू ग्रिड में क्या नंबर की एनर्जी है कि नहीं है। मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो रेस्टोरेंट का एग्जांपल, आपके पास ना 9 नंबर है, ना 6 नंबर है, ना 5 नंबर है, मूलांक भाग्यांक में भी नहीं है। तो हम आपको उसको फिल्टर कर देंगे। फिर हम देखेंगे इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। तो हम इसमें मूलांक भाग्यांक ही देखते हैं और लोसू ग्रिड देखते हैं। और तीसरा देखता है, मैं जो देखता हूँ मेरा अपना, मैं लोगों की लग्न कुंडली भी देखता हूँ कि उसकी राशि क्या है, ओके। उसका लग्न क्या है। तो यहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स जोड़ना करते पड़ता है। देखो सर, हमें तो उसकी पूरी एनालिसिस करनी पड़ती है ना। नो डाउट न्यूमरोलॉजी से भी बहुत लोग करते हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, बट मेरा अपना तरीका है। मैं लग्न कुंडली भी देखता हूँ। ओके। उसका दसम भाव कौन सा बैठा हुआ है, नंबर कौन सा है, उसका 9वां भाव कौन सा बैठा है, भाग्य के स्थान पे क्या बैठा है, सब 4th हाउस में क्या बैठा है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। Okay. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अलग अलग लोग प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं करता हूँ, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा डिकोड करता हूँ, सो दैट मैं उसको प्रॉपर एक कंसल्टेंसी दे पाऊँ। ठीक है। तो हर चीज देखा जाता है, हर एंगल से देखा जाता है। पर जब हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो मूलांक, भाग्यांक और लोसू ग्रिड, उनको पूरा कंबाइन किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करते हैं। फिर तो सर जैसे अभी इसको हम पूरा अपने टॉपिक को स्टिक करते हैं न्यूमरोलॉजी पे, हम अभी एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट पे नहीं ठीक जाते। है। तो जब हम न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं, आपने मुझे मेंशन किया कि अगर किसी को एक रेस्टोरेंट का काम करना है, तो आपने बोला 3 फैक्टर्स, 4 नंबर नहीं, 6 नंबर, 6 नंबर, 9 2 नंबर नंबर और 5 5 नंबर। तो 2 नंबर हमारा आ गया मंगल, हाँ, जैसे 2 आपने नंबर बताया। चंद्रमा। 2 नंबर आ गया, सॉरी, चंद्रमा। हाँ, तो चंद्रमा को हम किस तरीके से रेस्टोरेंट में लेते हैं? चंद्रमा को हम ये बोलेंगे, आप जाके वहां पे मैनेजमेंट देख सकते हैं, आप प्रॉपर बिजनेस मत करिए, क्योंकि फायर है। 9 नंबर क्या, रेस्टोरेंट किसका है, फायर का काम है। ओके। 2 नंबर कौन है, वाटर है, वाटर है। तो सूट करेगा ही नहीं, ओके। सूट नहीं करेगा। अगर आपको यही बिजनेस करना है तो आप किसी और के नाम पे करिए जिसका अच्छे नंबर की एनर्जी है। सेकंड ऑप्शन। अगर आपको लगता नहीं मुझे ही बिजनेस ये वाला करना है, तो हम एडवाइस देते कि आप वहाँ मैनेजमेंट का काम करिए, या आप ऐसा बिजनेस करिए जैसे बेकिंग का बिजनेस है, मदर डेयरी का बिजनेस है, लिक्विड का बिजनेस है। आप प्रॉपर रेस्टोरेंट का काम मत करिए जहाँ पे फायर ना हो। ओके। आप समझ रहे हैं उसको। अगर आपको करना है इस तरह का बिजनेस है, तो आप थोड़ा सा जैसे बेकिंग इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, आप उसमें चले जाइए। ओके। और 9 नंबर से क्या रिलेट करते हैं सर हम? 9 नंबर फायर है, फायर है, मंगल है। मंगल है, फायर। 5 नंबर? 5 नंबर हमारा अर्थ को दिखाता है लोसू ग्रिड में। अर्थ एलिमेंट है वो, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट की बात करता है। अगर हम वैदिक में बात करते हो तो स्पेस की बात करता है, अलग अलग है, बट अर्थ की बात करता है 5 नंबर। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि 3 नंबर है तो 100% सक्सेस है, 2 नंबर है तो 66%, और 1 है तो 33। नहीं, ऐसा नहीं करते। इसके लिए एक ओवर एनालिसिस किया जाता है। उसका मूलांक भाग्यांक भी देखते हैं, फिर लोसू ग्रिड के नंबर की भी एनर्जी देखते हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस कुंडली करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। नहीं सर, यहाँ पे हम कुंडली कर रहे हैं या लोशो ग्रिड कर रहे हैं? लोसू ग्रिड की कुंडली, लोशो ग्रिड की कुंडली, लोसू ग्रिड की कुंडली, लोशो ग्रिड जो नंबर उसके पास बैठे हैं, हाँ। उन प्लैनेट को देखते हुए फिर हम बताते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। गॉट इट। ठीक है सर। सर नेम न्यूमरोलॉजी में जैसे आपने बताया अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स को चेंज करने से भी हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती है? बिल्कुल। देखिए, बट ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे। ओके। ये साउंड एक्चुअली ये प्रोनोलॉजी का पार्ट है। जब हम नेम करेक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैंने देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं नाम में कोई भी कुछ भी अल्फाबेट ऐड कर देते हैं।
मतलब नाम था करण, तो कारण हो गए, डबल ए ऐड कर दिया, नहीं करना है। हर नंबर की एक साउंड होता है। ओके। जब आप नेम करेक्शन करो ना, तो सबसे पहले आपके नेम की साउंड चेंज नहीं होनी चाहिए, पहला रूल है। दूसरा रूल है, जब आप नेम करेक्शन करिए, जो भी नाम आप फर्स्ट नेम फुल नेम जो भी है, वो एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होनी चाहिए। अच्छा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा, जब आप नेम करेक्शन कर रहे हैं तो प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट कैसा है। बहुत सारे को फैक्टर मेरे पास, लोग एक्चुअली क्या है ना कि हम जैसे निम्नोलॉजिस्ट हैं, रील बता रहे हैं, लोग अपना नाम खुद ही करेक्ट कर लेते हैं। सब अब तो सब निम्नोलॉजिस्ट हो ही गए हैं सर, बिल्कुल तो सर। इतने सारे रील देख करके। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, नेम आपके लाइफ का मेन प्राइमरी फैक्टर है। डेट ऑफ बर्थ से लोग आपको नहीं जानते हैं, ओके। लोग आपको नाम से जानते हैं। और बिल्कुल। आपके नाम की एनर्जी डिसबैलेंस हुई तो बहुत सारी चीज़ों को आप डिस्टर्ब कर लोगे। तो जब भी नाम आप कराते हो तो आपका साउंड भी अच्छा होना चाहिए। मान लो आपका नाम जय है एग्जाम्पल, और मैं जय में बोलूंगा आपका नाम बैलेंस करो, ए ऐड कर दो, नाम 3 पे आ गया मान लो, तो जया हो गए आप, तो क्या अच्छा साउंड है? नहीं। साउंड नहीं है। मेरा नाम कुछ आदर्श है, तो आदर्श में मैंने भी निम्नोलॉजी की, मेरा नाम अभी भी वही आदर्श ही है। ओके। आप समझिए मेरी बात। तो साउंड चेंज नहीं होना चाहिए, विद अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मतलब बेसिक फंडामेंट वही रहना वही है। चाहिए। अब एक बात बताता हूँ, देखिए ऐसे समझिए, बहुत सारे ऐसे हम लोग बोलते हैं प्रोनोलॉजी में निगेटिव साउंड एंड पॉजिटिव साउंड। मैं आपको एग्जांपल समझ, मान लो किसी का नाम है अनिल है एग्जांपल, अनिल, तो अनिल में लास्ट में क्या साउंड आ रहा है? नील। नील। नील का मतलब क्या होता है? जीरो। लाइफ कैसी हो जाएगी? हार्ड। जीरो। आप समझिए, बहुत मेहनत करें। ऐसा नहीं जो अनिल वाले लोग सफल नहीं हुए हैं, हो सकता है उनके नंबर्स बहुत अच्छे हों, हार्डवर्क बहुत अच्छा कर रहा, पर साउंड निगेटिव ही आ रहा है। आप समझ, मेरा नाम क्या है? आदर्श। आदर्श। लास्ट में क्या आ रहा है? अर्श। अर्श। कैसा साउंड है? आप बताओ ना। पॉजिटिव। ये नाम है, यही निम्नोलॉजी, इसको प्रोनोलॉजी का पार्ट है। हम्म। आप समझ रहे? मान लो किसी का नाम है शारिका, सारिका, तो लास्ट में कौन सा साउंड आ रहा है? इका। इका। मतलब, बढ़ता हुआ। तो यानी कि इसको भी हम मॉनिटर करते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। नेम करेक्शन ऐसा नहीं कि कोई अल्फाबेट उठाया ऐड कर दिया और नेम निम्नोलॉजी हो कोई गई। भी उठाया, कहीं से भी उठाया, और डाल करते दिया। हैं लोग, कर रहे हैं मेरे बिल्कुल पास। करते हैं सर। बहुत लोग आते हैं मेरे, डेफिनेटली मैंने करते ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने डबल फर्स्ट लेटर को, ये बोला जाता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो वॉवेल्स में रिपीट कर सकते हो। जो मेरा अपना प्रैक्टिस है, कंसोनेंट को डबल मत करो। जैसे किसी का नाम के से है तो डबल के कर दिया, फर्स्ट लेटर की डबल के, क्यों कर रहे हो भाई? गलत एनर्जी ऐड कर दी, वहाँ एम्फेसिस ज्यादा हो गया। एम्फेसिस ज्यादा हो गई। डबल पी कर दिया, डबल एस कर दिया, नो। ए ई आई ओ यू, ये 5 अल्फाबेट अगर है स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेटर है, जैसे आदर्श है तो ए कर सकते हैं, वो साउंड है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? मान लो किसी का नाम पूजा है तो डबल पी कर दोगे तो साउंड अलग हो गया, एनर्जी चेंज हो गई वो। और अपना नाम भले बैलेंस कर लो, बट वो एनर्जी आप डिस्टर्ब कर दी हो। डिस्टर्ब कर चुके हो। लोगों को नहीं पता है सर, कर रहे हैं लोग, कोई बात नहीं। सर मोबाइल, मोबाइल नंबर को कैसे हम रिलेट करते हैं? देखो, पहले मैं ये बोलता था जब हमारे लाइफ में ना 2 ही चीज़ें जरूरी थी, नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ। लेकिन 20-25 साल से ये मोबाइल नंबर आया है। अच्छा। जब से मोबाइल चल रहा है। हाँ, और अब आज के समय में हमारा मोबाइल अगर 1 मिनट भी, हम 1 घंटे भी हमसे दूर हो जाता है, ऐसा लगता है जीवन में कुछ सब खत्म हो गया है। बिल्कुल। करें क्या? तो यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है। और मोबाइल में भी क्या है? नंबर ही तो नंबर है। 1 से लेके 9 नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7। अब ये डिपेंड करता है ये नंबर का। जब हम मोबाइल नंबर देखते हैं उसमें कॉम्बिनेशन देखा जाता है, पेयरिंग देखा जाता है, मोबाइल का टोटल देखा जाता है। आपके मोबाइल का जो टोटल 10 डिजिट का टोटल है वो क्या आपके डेट ऑफ बर्थ से लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस हम प्रोफेशन भी देखते हैं कि आप किस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन के हिसाब से आपके कौन से नंबर अच्छे हैं। और आज के समय में मैं बोलता हूँ, हम लोग न्यूमरोलॉजी से, मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शन कर देते हैं। अगर उसके मोबाइल में कोई नंबर है, कुछ ऐसे नंबर हम बता देते हैं कि आपको ये चैलेंजेस फेस हो रहा होगा। अगर किसी के मोबाइल में मान लीजिए 22 है, मैं आपको बता देता हूँ, 22 इमोशंस का है, केयरिंग का है, इमोशनल का है, बहुत ध्यान से सुनेगा, लेकिन मूड थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इतने विचार आएंगे ना, इनको इतने विचार आते हैं ये कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि 2 नंबर है, मन का कारक है। अच्छा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। किसी क्रिकेट में 88 एक बार आ गया, शुरुआत करेगा पर बीच में डिले बहुत आएगा, होल्ड हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ 1 दिन में होना था वो 10 दिन में होगा। तो ये नंबर की एनर्जी है। अगर किसी क्रिकेट में मान लो 2772 आ गया, मोबाइल नंबर का पेयर है, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम दे देता है, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम देगा, रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू देगा, हो सकता है इनको क्या कहते हैं यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये नंबर की एनर्जी है। हो सकता है कि सबको ना हो, पर आज नहीं हो सकता कल आ जाए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिकोड करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ मोबाइल नंबर भी वाइब्रेशन तो है। हम आप हरिद्वार से, मैं दिल्ली, कैसे बात हो रही है? EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है वो। बिल्कुल। इसका मतलब वो एनर्जी तो है। आप समझिए मेरी बात। तो क्या वो एनर्जी, वो अगर एनर्जी, तो क्या हमको इम्पैक्ट नहीं कर रही है? और सबसे बड़ी बात, नाम का इम्पैक्ट तो आपको ही करता है, आपके मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट आपको तो करेगा ही करेगा। आप जिनके साथ उठते बैठते ना अपने घर में, उनको भी इम्पैक्ट करता है। अच्छा।
60 to 40% आपको इम्पैक्ट करेगा, 10 to 20% आपके क्योंकि जब मोबाइल आप चला रहे हो जो वाइब्रेशन तो घर में भी तो है, हम्म समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहीं ना कहीं वो आपके रिश्तों, हेल्थ, परिवार को भी डिस्टर्ब करता है। अब ये डिपेंड करता है बिलीव करने पे, कितना आप मानते हैं। वो लोग नहीं मानते, पर जो मान रहे हैं वो अच्छे रिजल्ट भी ले रहे हैं। मानने वाले को सर, देखो नहीं मानने वाले को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते सर। यस। बहुत लोग आते हैं मेरे पास एकदम प्योर लॉजिकल होते हैं, हर चीज में उनको लॉजिक चाहिए। हम कहा सर साइंस में क्या लॉजिक बता दूं मैं कहता हूँ सर आप अभी खड़े क्यों हैं यहाँ, आपको तो ऊपर चले जाना चाहिए था, मतलब उड़ जाना चाहिए था, पर साइंस एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी आप अभी टिके हुए हैं। साइंस है तो बिल्कुल। आपको 2 ही पैर क्यों हैं, 8 पैर क्यों नहीं हुए, इसका क्या लॉजिक मैं बताऊं आपको, आप बताइए, इसका कोई लॉजिक है क्या? आप घर पे क्वेश्चन करो 2 ही आंख क्यों दिए भगवान, 2 आंख यहाँ भी देते पीछे भी देते 2 आंख, आप पीछे से भी देखते, इसका तो लॉजिक मेरे पास है ही नहीं। और आते हैं मेरे पास, उनको हम रिप्लाई नहीं कर सकते, ना इनको सही किया जा सकता है। डेफिनेटली आएंगे, बहुत आते बिल्कुल हैं, आते हमें गाइड करना पड़ता है, फिर उनको समझाना पड़ता है सर को, ऐसे लोगों को। मैं तो यही क्वेश्चन करता हूँ, सर अगर आप यहाँ खड़े हो तो उड़े क्यों नहीं आप, उड़ जाना चाहिए था आपको अब तक तो। कह रहे नहीं सर ऐसे कैसे, उनका सर ग्रेविटेशनल फोर्स है, साइंस है, और जाके पढ़ो निम्बोलॉजी, साइंस है ये। ओके। अगर एक बात बताओ, अगर जितने भी हमारे जो बड़े बड़े बोलते हैं कि भूकंप आएगा, कैसे बता देते हैं, वो भी तो साइंस है। बिल्कुल रीड आउट कर रहे हैं ना कि भाई आज तूफान आएगा, आज बारिश आएगा, हम लोग वेदर देख के तो घर से बाहर निकलते हैं, क्यों है, वो साइंस है। इसी तरह नंबर आपके बारे में बताते हैं कि आपकी लाइफ का जर्नी क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन क्या है, आपका लाइफ का पर्पज क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हम लोग बताते हैं। बिल्कुल। सिंपल रूप, ये सिंपल है प्रोसेस है। समझने वाले समझ रहे, नहीं समझने वाले तो बाकी चल ही रहे हैं। सर हमने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखी, समझी, न्यूमरोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिकोड करने की कोशिश करी। कोई अगर आपसे जुड़ के सीखना चाहता है, Yes, yes. समझना चाहता है, या कोई अपनी रिपोर्ट्स बनवाना चाहता है, अपनी कंसल्टेशन लेना चाहता है, Yes, yes. पहले तो हम बात करेंगे कि कोई सीखे और समझे कैसे, Yes. क्योंकि नॉलेज ज़्यादा बढ़ाने से important. ही बढ़ती है। यस, आप जितनी नॉलेज स्प्रेड करेंगे उतनी नॉलेज अच्छे Yes. से स्प्रेड होगी। राइट। तो किस तरीके से कोई स्टूडेंट आपके साथ जुड़ सकता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला लास्ट 2 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, 5,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारा अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे हमारी एक होती है पहले फ्री वेबिनार होता है, या हमारा 3 दिन का पहले वर्कशॉप होता है, जहाँ पे पहले उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता हूँ, निम्बोलॉजी समझाता हूँ कि निम्बोलॉजी है क्या, नंबर्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब तक आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे आप उस पर आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो 3 दिन का प्रोसेस होता है, जब उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है, फिर उनको हमारा 3 महीने का कोर्स है, लोसुगिड है, अलग अलग कोर्स है, मोबाइल है, निम्बोलॉजी है, वैदिक निम्बोलॉजी, तो वहाँ पे उनको फिर हम जो लोग सीखना चाहते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं निम्बोलॉजी इसलिए भी सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ आप प्रोफेशनल करो या ना करो, कम से कम सीख करके अपने लिए use अपनी करो। लाइफ, अपने परिवार की लाइफ, अपने फैमिली की लाइफ तो बैलेंस कर लो बिल्कुल। आगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, मैं फार्मा इंडस्ट्री में था। अच्छा। मैंने निम्बोलॉजी ये नहीं सीखी थी कि मुझे निम्बोलॉजिस्ट बनना है, मैं तो इसलिए सीखी थी कि मैं अपनी लाइफ को सही कर लूँ, ओके। कब लाइफ में डिसीजन लेना है कब नहीं लेना है। पर जब आप इसको सीखते हो ना आपको बहुत मजा आता है। रीजन क्या है ना, हम लोग जो इंसान है ना, ये अपने बारे में नहीं जानना चाहते, सामने वाले के बारे में जानना चाहते हैं। लगते हैं फिर कुंडली बनाने, ये बंदा कैसा होगा, और वहाँ पे आता है इंटरेस्ट। और निम्बोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जब और देखो निम्बोलॉजी क्यों इतना चल रहा है, क्यों सुन रहे हैं लोग, क्योंकि समझ में आ जाता है। इसको सीखना बहुत आसान है, एक बॉक्स बनाना है, 9 नंबर के बारे में डिकोड करना, फिर प्रोसेस मेरा काम है फिर पढ़ाना, स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, नंबर को कैसे डिकोड करते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं, वो मेरा पार्ट है सिखाना। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको सीखना आसान है, सीखना आसान है। अब मैं बोलता हूँ 3 से 6 महीने अगर आप डेडिकेट हो गए अच्छी एनर्जी के साथ, तो आप 1 साल के साथ अच्छी प्रैक्टिस भी करोगे, अच्छी कंसल्टेंसी भी करोगे। बट प्रैक्टिस भी जरूरी है, और उसके साथ साथ एक अच्छी एनर्जी को अलाइन करना जरूरी है, अलाइन बहुत जरूरी है। और निम्बोलॉजी अलाइनमेंट अच्छे माइंडसेट के साथ, ये क्योंकि एनर्जी ये सोल है, निम्बोलॉजी सोल एनर्जी है। यूनिवर्स भी तो आपको तभी अच्छा निम्बोलॉजिस्ट बनाएगा जब आपका सोल अच्छा होगा। निम्बोलॉजिस्ट तो बहुत है, बहुत है, बट हर कोई तो इतना नहीं, बट आपका सोल इंपॉर्टेंट है। आप कितनी अच्छी इंटेंशन और कितनी अच्छी एनर्जी से लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। मेरे पास आज भी जितने स्टूडेंट हैं, आज भी 2 साल पुराने, आज भी उनका प्रॉब्लम होता है ना, तो उनके बैकअप में मैं खड़ा रहता हूँ कि कोई दिक्कत मैं हूँ, मेरी टीम रहती है रिप्लाई करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग देखो निम्बोलॉजी पढ़ना आसान है सर, बुक भी मंगाओगे ना तो पढ़ लोगे निम्बोलॉजी। बिल्कुल, निम्बोलॉजी पढ़ना टफ नहीं है, निम्बोलॉजी सीखने के बाद आगे कैसे बढ़े ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं कराता हूँ। ऐसा हम क्या अपने स्टूडेंट्स को स्पेशल तरीके से नर्चर करते हैं, या हम किस तरीके से उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको आगे लेके जाते हैं कि एक बार सीखने के बाद Yes. उनको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए? देखो क्या होता है ना, देखो ये तो जर्नी है,
आपके बाद हो सकता है एक, जैसे आपने बोला एक ही डेटा पर बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सबकी कुंडली का प्रेडिक्शन सेम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। टाइम और पर्पस भी होता है। एक 10 साल का बच्चा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब एक बच्चा है जिसका एक पर्सन है डेट ऑफ बर्थ 10/12/2000 एग्जाम्पल, एक वो बच्चा अभी कितने साल का है? 25 साल का है। उसका टाइम और उसका पर्पज अभी अलग होगा। यही बच्चा आपके पास 10 साल बाद आएगा, क्या उसका पर्पज और टाइम पर्पज सेम होगा? अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग होगा। different हो सकता है। और यही पर्सन आपसे 25 साल बाद आएगा तो उसका पर्पज वही होगा? नहीं। तो यही इंपॉर्टेंट है समझना कि न्यूमरोलॉजी टाइम और पर्पस पे भी डिपेंड करता है। ओके। और मैं अपने स्टूडेंट को जब पढ़ाता हूँ ना, उनके सबसे पहले उनके सब कॉन्शियस माइंड पे काम करता हूँ। ओके। इंपॉर्टेंट यहाँ है, अगर यहाँ चीजें बैठ गई ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। डेफिनेटली। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है सपोर्ट की बात। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, किससे पूछोगे जाके? टीचर से। टीचर से। तो ये सपोर्ट है। आपको कोई डाउट, हमारा प्रॉपर ग्रुप होता है और हमारा ग्रुप एक बार बनता है 24, और पूरे हमें जो 2 साल वाले बच्चे हैं ना पुराने, आज भी वो ग्रुप में हैं और आज भी कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं ना। एक तो हमारा जो ग्रुप बनता है ना, बहुत ध्यान से सुनेगा, मान लो 20-25 स्टूडेंट का, मेरे बैच में ना बहुत बच्चे नहीं होते पहली बात। ओके। हम 100 बच्चों को एक साथ नहीं लेते, 20-25-30 बच्चे होते, फिर फोकस से पढ़ाता हूँ। और होता है क्या, जब वो ग्रुप बनता है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आए, किसी को अच्छा समझ में आए, तो वो एक दूसरे की भी हेल्प करते हैं उसी ग्रुप में, मेरे अलावा। ओके। तो उससे क्या होता है कि आप एक कुंडली 10 लोगों की देख रहे हो, अब 10 स्टूडेंट है, सब अलग अलग कुंडली देख रहे हैं, वो उसी ग्रुप में डालते हैं 10 और point वहां of पे view। होता है क्या, डिस्कशन, ये नहीं ऐसे ऐसे, और फिर मैं उसको क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं उनकी हेल्प करता हूँ। उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ ये सही था ये गलत था। ये प्रोसेस होता है। जजमेंट अच्छा मिलता है। मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप ही एक दूसरे को सपोर्ट करके। अब मान लो ऐसा होता है ना, सर हमारे पास कंसल्टेंसी नहीं आ रही है, हम कैसे कुंडली देखेंगे? तो हम वहां पे बोलते हैं, हमारे ग्रुप में जितने बच्चे जो कुंडली देख रहे हैं, ग्रुप में डालो, देखो, एक दूसरे से डिस्कस करो, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो वहीं बैठा, तो वहां से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। बिल्कुल। सर कंसल्टेशन की बात करते हैं, कैसे आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशंस? हमारे कंसल्टेंसी का तो अलग अलग प्रोसेस है। देखिए सर, लाइफ में चैलेंजेस भी अलग अलग है। किसी को हेल्थ इशू है, किसी को रिलेशनशिप इशू, तो हमारी कंसल्टेंसी अलग अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग आते हैं जो मेरे मोबाइल नंबर की कंसल्टेंसी चाहिए, किसी को नेम न्यूमरोलॉजी कराना है, किसी को कहते हैं मुझे पूरा पर्सनल कंसल्टेंसी लेना है, किसी को बिजनेस कंसल्टेंसी लेना है। तो प्रोसेस होता है, ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रोसेस चाहिए होता है। अगर वो कनेक्ट करते हैं, हमारी टीम उनको पहले डिटेल करते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ एक होता है, हमारी टीम को, सामने वाले को समझना। मैंने अपनी टीम या मैं भी, जब सामने वाला क्वेश्चन करते, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, सो हम उसको ये गाइड करें कि उसको कंसल्टेंसी लेनी कौन सी है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कंसल्टेंसी क्या, कौन सा लूँ मैं, ये लूँ ये लूँ ये लूँ। तो उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, फिर हम उनको गाइड करते हैं, सर आपके लिए ये कंसल्टेंसी अच्छी रहेगी, कि आपके लिए पर्सनल कंसल्टेंसी अच्छी है, कि आपको बिजनेस कंसल्टेंसी लेना चाहिए, कि आपको सिर्फ नाम पे काम करना चाहिए। वो डिपेंड करता है। तो हम पहले एनालिसिस करते हैं, हमारी टीम पूरा उसको गो थ्रू करती है, फिर हम बताते हैं सर आपके लिए ये कंसल्टेंसी अच्छी है। बाकी कुछ लोग होते हैं सिर्फ डायरेक्ट बोल देते हैं, सर हमको सिर्फ नेम करेक्शन कराना है, तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है सर हमारा ये चार्जेज है, आप पे करिए, हम आपकी और मेरी कंसल्टेंसी 1-to-1 मेरे साथ होती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है सर आप ही करोगे ना? हाँ। मैंने कहा मैं ही तो करूंगा और क्यों? नहीं सर आप ही को। हम कहा हाँ, मैं, मेरी टीम कहती सर करेंगे। नहीं सर मैंने कहीं किया तो कोई और कंसल्टेंसी करता है। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार सुना है। हो सकता है भाई, अपना अपना प्रोसेस है। तो मेरी टीम बोलती अदर सर ही कंसल्टेंसी करेंगे आपकी। तो होता है, अपना अपना प्रोसेस है, तो मैं ही करूंगा, मैं ही उनसे बात करता हूँ। ओके। मेरी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके कांटेक्ट में आके सारा गाइडेंस, सारा मेरा रहता है। ठीक है सर। जैसे हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो नेम न्यूमरोलॉजी में कैसे कोई अपनी एक कंसल्टेशन या रिपोर्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए 2 प्रोसेस होता है। एक होता है पर्सनल गाइडेंस 1-to-1 कंसल्टेंसी, जहाँ पे आप नेम को करा सकते हैं करेक्शन। एक होता है हमारे पास रिपोर्ट होती है नेमनोलॉजी की। इसमें क्या होता है, सिंपल सा रहता है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका जो रियल नाम है, जो आप नाम लिखते हैं उसको डालिए। ओके। डालने के बाद आपका प्लेस डालेंगे, जो भी प्रोसेस होता है। जब वो सबमिट करते हैं तो उसमें उनकी पूरी रिपोर्ट आ जाती है नेम की, कि उनका जो नाम का, उनका मूलांक क्या है, उनका भाग्यांक क्या है, उनके लो सूर्य में नंबर कैसे हैं। उसके बाद उनकी जो नेम की एनर्जी, उनका जो फर्स्ट नेम है, फुल नेम है, क्या उनके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद जो नंबर्स उनके आ रहे हैं पर्सनली, वो उनके लिए बेटर है कि नहीं है, उनका लकी नंबर क्या है, उनका अनलकी नंबर क्या है, उनके नाम को किस नंबर पे जाना चाहिए। ये पूरी कंप्लीट एक रिपोर्ट मेरी क्रिएट होकर आ जाती है, जो कि हम अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं। ओके। यस, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, सो दैट उस पर्सन को भी समझ में आ जाता है कि मेरा नाम सही है कि गलत है। जैसे जितने एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के नाम चेंज होते हैं, वैसे वो अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। यस, बैलेंस कर सकते हैं। अब मान लो किसी को नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो रिपोर्ट में भी आ जाएगा कि भाई आपका नाम परफेक्ट है। ओके, ग्रेट सर।
सर जैसे हम पर्सनल कंसल्टेंसी के बारे में बात करें तो पर्सनल कंसल्टेंसी में अगर कोई अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनवाना चाहे एक पूरे ब्लूप्रिंट के साथ कि राइट उनके लिए राइट। क्या अच्छा है क्या खराब है, तो वो किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं? देखिए क्या होता है, जब भी हम कंसल्टेंसी करते हैं तो हम अपनी तरफ से भी एक निम्बोलॉजी रिपोर्ट भी देते हैं। ये जो निम्बोलॉजी रिपोर्ट होती है कंप्लीट पर्सन की होती है, 45 पेज की होती है आसपास। इसमें उस पर्सन का सब कुछ रहता है, यानी कि उसका मूलांक, भाग्यांक, लकी नंबर, लकी कलर, लकी डेज, इसके साथ साथ उसका जो नेम है उसके लिए सही है कि नहीं है। इसके अलावा ही कम से कम इसमें पूरी डिटेल रहती है उसके बारे में, उसके रेमेडीज़ क्या है, उसको लाइफ में क्या करना है, उसको क्या नहीं करना है, कौन से उपाय करने हैं, उसका आने वाला 9 साल कैसा रहेगा प्रिडिक्शन के साथ। ये सारी इसके पर्सनल रिपोर्ट में आ जाती है, सो दैट पर्सन उसको इजी वे में रीड करके अपने लाइफ का डिसीजन भी ले सकता है। ओके। यस। अपने लाइफ के डिसीजन सारे वो यस। अपने 9 साल तक बना हाँ, सकते क्योंकि हैं। वो निम्बोलॉजी की जो रिपोर्ट होती है उसमें उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है। अच्छा। यस। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, आज थैंक यू। हमारे पास अपना कीमती समय देने के लिए। आज थैंक यू। हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, समझी, और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी सर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहता है या कंसल्टेंसी लेना चाहता है या कुछ सीखना चाहता है न्यूमरोलॉजी के विषय में, अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, प्रोफेशनली सीखने के लिए और आगे कंसल्टेंसी देने के लिए, तो सर सब कुछ सिखाते हैं। आपके पास नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।